Welcome back to Nainsri classes and this is Nainshri. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। आपसे ये पूछा गया है कि भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भारत ऊर्जा स्वतंत्र कब होगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मैं जो आपको फैक्चुअल बातें बताने वाली हूँ उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा स्वतंत्र भारत कब होगा, ठीक, ऊर्जा स्वतंत्र कब होगा, तो 2047 में होगा। कि कब होगा, 2047 में। ऊर्जा स्वतंत्र कैसे होते हैं, जब हम जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल का मिश्रण करते हैं और साथ ही साथ हम जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं, प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, तब हम ऊर्जा स्वतंत्र होते हैं। और भारत ऊर्जा स्वतंत्र जो कब होगा वो कब होगा, 2047 में होगा। अगर हम बात करें कि भारत किस वर्ष से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा, तो ये आपको याद रखना है कब करेगा, 2023। सो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो भारत अप्रैल 2023 से, कब से, अप्रैल, जो आपका 2023 में अप्रैल आएगा, अप्रैल 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करना शुरू करेगा। सबसे पहले आपको सुनना है, उसके बाद आपको चीज़ें नोट करना है। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ, इसका रीज़न यही है ताकि आप अगर एक बार भी सुन लेते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें जाएंगी। अगर हम बात करें कि भारत जो है आपका वो अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद इथेनॉल का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूसरा पॉइंट आपको यही लिखना है कि आपका जो प्यारा भारत है, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोपीय संघ और चीन के बाद इथेनॉल का, दुनिया की बात की जा रही है तो दुनिया का 5वां, कौन सा, 5वां, ठीक, 5वां सबसे बड़ा उत्पादक होगा, सबसे बड़ा उत्पादक होगा। आपसे पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है, ठीक है। एथेनॉल जो है आपका एक जैव ईंधन होता है। क्या होता है, एक जैव ईंधन ही है आपका एथेनॉल। तो आपको जो लास्ट पॉइंट लिखना है वो यही लिखना है कि एथेनॉल जैव ईंधनों में से एक ईंधन ही है जो स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा, शर्करा के किण्वन द्वारा या इथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इथेनॉल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दिया करिए, ठीक। जैव ईंधन है जो स्वाभाविक रूप से खमीर द्वारा, खमीर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, खमीर द्वारा, शर्करा के किण्वन, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, किण्वन या एथिलीन हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका उत्पादित होता है। तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत में इथेनॉल संमिश्रण कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप इतना इनफ है आप लोगों के लिए। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका ये जो स्वतंत्रता दिवस रहा है, इस स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1082 पुलिसकर्मियों को इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ वो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक। सबसे पहला आपको याद रखना है कि इस बार कितने पुलिसकर्मियों को ये आपके पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं, ठीक। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपके
347 कर्मियों को वीरता के लिए, जबकि 87, 347, 87 इस तरीके से याद रखिएगा। इनमें से आपके 347 कर्मियों को तो वीरता के लिए और 87 को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, 347 कर्मियों को किसके लिए? वीरता के लिए। जबकि 87 को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया है। अब आप लोगों को ये जानना है कि सभी बलों में देश में सर्वाधिक जो पदक हैं वो किसको मिले हैं, और ये जानकर आप लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी होगी, सीआरपीएफ की चारू सिन्हा को, किसको? सीआरपीएफ की चारू सिन्हा को 40 वीरता पदक हासिल हुए हैं। आप सोच सकते हैं 40 वीरता पदक मिले हैं चारू सिन्हा जी को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सीआरपीएफ की चारू सिन्हा। कौन? चारू सिन्हा। जितनी भी आपको यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं उनके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक, चारू सिन्हा ने 40 वीरता पदक हासिल किए, जो सभी बलों में देश में सर्वाधिक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे सर्वाधिक किसको मिले हैं, तो अब आपको पता चल गया है कि चारू सिन्हा जी को मिले हैं। किसकी हैं ये? सीआरपीएफ की। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। ये उल्टा कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे अधिक वीरता पदक आप देखें, ये तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो गई। तो सबसे अधिक जो वीरता पदक हैं सीआरपीएफ को, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले हैं। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यही होगा कि सबसे अधिक, यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की गई थी, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स में किसको मिले हैं। तो सबसे अधिक जो देखा जाए, सबसे अधिक वीरता पदक किसको मिले हैं? सीआरपीएफ को मिले हैं। ठीक, सीआरपीएफ। सेकंड नंबर पर किसको मिले हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस को। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जम्मू कश्मीर पुलिस को। ठीक, अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, तो थोड़ा सा सीआरपीएफ के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको पुलिस नहीं पढ़ते, अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो पुलिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पुलिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम हिंदी में पढ़ें तब वो पुलिस होता है। तो याद रखिएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, अगर हम बात करें सीआरपीएफ की, तो भारत के केंद्रीय सशस्त्र बल जो आपके हैं, पुलिस बल हैं, उनमें सबसे बड़ा यही है। ठीक, ये भारत के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ये शायद किसी एक एग्जाम में पूछा गया है सीआरपीएफ के बारे में, और ये बड़े किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करते हैं, या फिर किसी इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे याद तो ऐसा ही आ रहा है कि ये या तो ये पीसीएस के इंटरव्यू में एक बार पूछा गया है किसी से। तो याद रखिएगा कि ये जो सीआरपीएफ है ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, तो इनकी स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की, वो आपको याद रखना है 27 जुलाई को हुई थी। 1939 में इनकी स्थापना की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज़ें जो बताई गई हैं आप लोग इतना याद रख लेंगे तो बहुत है आपके लिए। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्वेश्चन को, अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के रूप में लोकप्रिय, एक दलाल स्ट्रीट है, इनके बिग बुल के रूप में लोकप्रिय एक व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी हैं, और ऐसे निधन वाले क्वेश्चन ही आपको याद रखने हैं, फालतू का कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि इनको याद रख पाना आसान काम थोड़ी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राकेश झुनझुनवाला को। किसको? राकेश झुनझुनवाला जी को। ये झुनझुनवाला अलग है, ठीक है, यहाँ पर मिक्स हो गया, स्पेस नहीं दिया गया धोखे से, आप यहाँ पर अलग कर लीजिएगा। राकेश झुनझुनवाला जी आपके दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से जो है ये लोकप्रिय थे, फेमस थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया 14 अगस्त को। इनकी जो संपत्ति थी वो $5.8 बिलियन के करीब थी, तो याद रखिएगा। और झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर अरबपति थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ये जो हैं आपके भारत के 36वें नंबर के
36वें सबसे अमीर अरबपति थे। ठीक है, और इनका ही निधन हो गया है। कुछ मैं आपको यहाँ पर श्रद्धांजलियाँ बताने वाली हूँ 2022 की, तो आप याद रख लेना। जैसे आर नागास्वामी जी, आर नागास्वामी, जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ये इनको याद कर पाना मैं बोल चुकी हूँ कि बिल्कुल आसान नहीं होता है। आर नागास्वामी जी जो हैं किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका निधन हुआ है 2022 में? ये पुरातत्वविद और कला इतिहासकार थे। ये पुरातत्वविद थे, इसीलिए आपको याद रखना है, बाकी खास कुछ आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। पुरातत्वविद और क्या थे? कला इतिहासकार, इतिहासकार। ठीक, नेक्स्ट आपको याद रखना है, सिंधुताई जी के मैं बारे में बता चुकी हूँ। इससे मियाके, किसे? इससे मियाके, ये मैं आपको पढ़ाई हुई हूँ, तो यहाँ पर आपको इससे मियाके को याद रखना है। ये जापानी फैशन डिज़ाइनर थे। कौन थे? एक जापानी फैशन डिज़ाइनर थे, जापानी फैशन डिज़ाइनर। ठीक, इन दो को आपको याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आपसे है, भारत में रामसर स्थलों की सूची में डैश को जोड़ा गया है जिससे देश में इन साइटों की संख्या 75 हो गई है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में रामसर जो सूची हैं इनमें कितनी आर्द्रभूमियों को हाल ही में जोड़ा गया है जिससे आपके देश में इन साइटों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 75 हो चुकी है। ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल, मैं आपको जितनी भी चीज़ें हैं इससे संबंधित वो सारी बता देती हूँ। अगर हम बात करें विश्व आर्द्रभूमि दिवस की, तो आप सभी को पता होगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष हमारा 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 फरवरी को। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है। रामसर संधि आपकी कब की है? तो रामसर संधि जो है आपको यहाँ पर याद रखना है 1971 की है। ठीक, इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर पड़ा था, जहां 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपको याद रखना है। ठीक, अगर हम बात करें कि ये जो रामसर संधि है ये लागू कब हुई थी, तो लागू आपको याद रखना है 1975 में हुई थी। भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो इस बारे में आप देखेंगे कहीं पर 1981 आपको लिखा दिखाई पड़ेगा। तो भारत शामिल कब हुआ था, आपको ये चीज़ याद रख लेना है कि 1981 याद रखना है। ठीक है, कि भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे। ठीक है, भारत ने रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए थे? तो 1982 में किए थे। कई जगह आपको 1981 भी लिखा दिखाई पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका इन दोनों में से कोई एक है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और इनमें से एक ही मिलेगा आपको। हम किस भूमि को आर्द्रभूमि कहते हैं? तो ऐसी भूमि जिस पर 8 महीने लगातार, कितने महीने? 8 महीने लगातार पानी भरा रहता है, तो ऐसी भूमि को हम आर्द्रभूमि कहते हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ा वेटलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे बड़ा, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे बड़ा जो वेटलैंड है कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है आपका सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट वेटलैंड की, कि पहला वेटलैंड कौन सा था, तो पहला वेटलैंड भी आपको याद रखना है। पहला वेटलैंड था हमारा कोलेरो झील। कहाँ पर है ये? कोलेरू झील। कोलेरू झील हमारी कहाँ पर है? तो ये हमारी आंध्र प्रदेश में है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से हमें अब देखना है। सबसे पहला आप लोगों को अब ये याद रखना है, इसी के आगे लिखना है कि अब कुल जो रामसर स्थल हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, तो कुल हो गए हैं 75। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। इस बार हमने आज़ादी के 75 साल कंप्लीट किए हैं और 75 ही हमारी जो है ये साइट हो चुकी हैं, रामसर स्थल हो चुके हैं। तो इस तरीके से याद रखेंगे तभी आपको याद रहेगा, वरना याद नहीं रहेगा। 11 नए स्थल इस बार आपके जोड़े गए हैं इस सूची में, रामसर की सूची में, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है कि नए स्थलों की संख्या
स्थलों की संख्या कितनी है? नए स्थलों की संख्या है आपकी 11। इन 11 में अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि इन 11 में कौन कहाँ से है, ये महत्वपूर्ण है। तो इन 11 में आपको याद रखना है कि 4 तो आपकी तमिलनाडु से हैं, TN यानी कि तमिलनाडु, ध्यान से समझिएगा, TN का मतलब है तमिलनाडु। और अगर आप 3 देखें तो 3 ओडिशा की, O यानी कि ओडिशा, 2 आपके जम्मू एंड कश्मीर से हैं, कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक। और एक आपकी जो है मध्य प्रदेश से है, कहाँ से? एक जो है आपकी MP से है, ठीक। और एक आपकी कहाँ से है? एक आपकी महाराष्ट्र से है, M यानी कि महाराष्ट्र में। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 4 3 7 8 9 10 11, 11 तो हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 4 तमिलनाडु से हैं, ध्यान से देखिएगा, 3 उड़ीसा से हैं, 2 जम्मू कश्मीर से हैं, एक MP से है और एक हमारी कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, ठीक। अगर हम देखें कि तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो आपकी तमिलनाडु में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या 14 हो चुकी है। कहाँ पर? तमिलनाडु की बात की जा रही, तो यहाँ पर 14 रामसर स्थल हो चुके हैं। इसके बाद आपकी UP में है 10 रामसर स्थल। तो ये पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल आपके कहाँ पर हैं? आपके तमिलनाडु में है। कभी कभी आप लोग ट्रेन की आवाज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते होंगे, मैं समझ सकती हूँ, बट आई एम सो सॉरी, क्योंकि ट्रेन पर तो बस नहीं है मेरा, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लिया करिए, ठीक। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हमारे कहाँ पर हैं, तो सर्वाधिक रामसर स्थल हमारे तमिलनाडु में कितने हैं? 14 हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर कहाँ पर हैं? UP में है, ठीक। इतनी चीज़ें आई थिंक इनफ हैं, इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जा सकता है अब, ठीक। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि भारत में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से दिवस के रूप में? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो यहाँ पर याद रखिएगा 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। याद रखना है आप लोगों को, यह 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों की पीड़ा को याद दिलाता है। आपको ये याद रखना है 14 अगस्त को, ठीक। अगर हम बात करें कि ये आपका कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2021 का जब स्वतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, तो उसमें भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2021 की बात है ये, 2021 के स्वतंत्रता दिवस में, स्वतंत्रता, तब आप लोग नेशनल क्लासेस को नहीं जानते होंगे क्योंकि तब था ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मैं PM लिख दूं, PM उस टाइम मोदी ही थे, तो आपको याद रखना है PM ने 14 अगस्त को विभाजन, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ, विभाजन विभीषिका, आप लोग ये पूरा लिखिएगा, स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, के रूप में पूरा लिखना है आप लोगों को, ठीक है। मनाए जाने की घोषणा की थी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और आंसर भी आपको मिल गया है। आगे आपका क्वेश्चन है आपसे, केंद्र सरकार ने 4 साल की अवधि के लिए RBI की केंद्रीय बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों को फिर से नियुक्ति की है, तो आप याद रखिएगा नियुक्ति की है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में नहीं है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? आपसे क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 साल की अवधि के लिए, कितने ईयर के लिए? पहला तो पॉइंट यही याद रखना है, 4 साल के लिए, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा RBI की केंद्रीय बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों को फिर से इन्होंने नियुक्त किया है। तो इस सूची में आपको ये बताना है कि ये 4 जो आपके नियुक्त किए गए हैं, इनमें से आपका यहाँ पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है इन 4-5 ऑप्शन में से जो आपका इसमें है नहीं, जो नियुक्त किए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अमिताभ कांत जी जो हैं, इनको आपका इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी आपको याद रखना है, याद रखिएगा कि सरकार ने आपके जो सचिन चतुर्वेदी जी हैं, S गुरुमूर्ति हैं, सतीश के मराठी जी हैं और रेवती अय्यर हैं, इनको जो है गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया है। अगर हम बात करें RBI की, किसकी? RBI की, तो RBI की जो स्थापना है वो कब की गई थी? अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल
1935 को की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में की गई थी। हेडक्वार्टर इनके कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपको मुंबई याद रखना है। आरबीआई की 25th गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं ये आपके 25th गवर्नर हैं। ओके, इतना आप लोगों को याद रखना है। अभी आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगस्त 2022 में उड़ीसा ने, किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT। NIOT का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसको मैं एक बार इंग्लिश में लिख देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। ठीक, अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर है। ठीक, भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री जी कौन है? तो यहाँ पर CM आपको याद रखना है, नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। याद रखिएगा आप लोग, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी आगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया करिए। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।